हेलो एंड वेलकम। मैं आदित्य सांगवान और आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं उनको सत्यपाल मलिक कहते हैं। वो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं और गवर्नर नहीं, हैवीवेट गवर्नर्स, क्योंकि गवर्नर का पद भारत में कई कई बार ऐसे ऐसे लोगों को सुशोभित कर दिया जाता है जो सिर्फ एक स्टाम्प के तौर पे रहते हैं। हम अपनी बात शुरुआत करते हैं फकीरी से। आज इस देश में दो बड़े हैवीवेट फकीर हैं। एक वो फकीर हैं जो कहते हैं कि अगर देश के ऊपर कोई भी बात आई तो वो झोला उठा के चल देंगे। एक दूसरे फकीर हैं जो कहते हैं मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके राजभवन आया था और अगर कुछ मैं वापस जब निकलूंगा तो इन 5 कुर्ते पजामों के साथ ही जाऊंगा और मैं खुद अब एक फकीरी की जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये दोनों फकीर जो हैं आपस में खासम खास हुआ करते थे। 2014 का जब चुनाव हुआ तो एक ने मैनिफेस्टो बनाया, दूसरे प्रधानमंत्री बने। आज इनकी राहें जुदा जुदा हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि एक वो फकीर हैं जो बड़े इंटरव्यूज देते हैं और दूसरे वाले इंटरव्यू देते नहीं है। आज हम उनके सत्यपाल मलिक जी के घर पे पहुंचे हैं। ये अब इतनी बड़ी आलीशान जिंदगी जो गवर्नर की होती है उनको छोड़ के 2 BH के घर में रह रहे हैं। किराए का है। किराए के घर में, किराए के घर। जैसे सर ने कहा कि किराए के घर में। मलिक साहब, जी। वार्म वेलकम आपका एंड थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया फॉर सीइंग शुक्रिया अस। जी। सबसे पहली बात तो ये कि आप गोवा के राजभवन में रहे, बिहार के राजभवन में रहे, जम्मू एंड कश्मीर और फिर मेघालय के। तो गोवा का राजभवन तो अपने आप में इतना खूबसूरत है, वहाँ प्राइवेट लैंडिंग है, प्राइवेट स्विमिंग पूल है और इतने अच्छे गार्डन्स हैं। कश्मीर के राजभवन में इतनी एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरी लाइफ को छोड़ के अब 2 BHK के किराए के घर में रह रहे हो, कैसा फील होता है? मैंने अपने को कभी बिगाड़ा नहीं। गोवा के राजभवन में भी मैं नीचे एक 2 कमरे का सेट था, उसमें रहता था। जो मूल बिल्डिंग है जहाँ गवर्नर्स रहते हैं वहाँ मैं कभी नहीं रहा। हम्म। मैंने अपनी कोई आदत नहीं बिगाड़ी, इसीलिए मुझे यहाँ शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेघालय का गवर्नर हाउस देश का सबसे खूबसूरत गवर्नर हाउस है। उसमें भी एक कॉर्नर में बस मेरा एक बेडरूम और एक सिटिंग रूम था, उसी को यूज करता था मैं। इसलिए मेरी कोई आदत नहीं बिगड़ी हुई। इसमें मेरी आधी तनख्वाह चली जाती है किराया देने में। अच्छा, कितना किराया है इसका? किराया है 55,000। अच्छा, 55,000। जी। वो तो बड़ा हैवी किराया देते हैं आप। यहाँ महंगा है। अच्छा अच्छा, हाँ, आर के पुरम में फिर भी। जी। खैर वो अलग चीज है। मलिक साहब, आपने अपनी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत जो करी वो कॉलेज से शुरुआत जी। करी, अध्यक्ष बने जहाँ पढ़ते थे और चौधरी चरण सिंह साहब के टच में आए। चौधरी साहब का कैसा व्यक्तित्व था और आपकी पहली मुलाकात उनके साथ कैसी रही? वो तो बहुत बड़े आदमी थे। हम्म मेरी पहली मुलाकात तो उनसे कई बार हुई, हम्म भिन्न भिन्न मामलों में। तब मैं मेरठ कॉलेज का प्रेसिडेंट था। हम्म लेकिन जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था, दैट इज 1973, हम्म तो उन्होंने मुझे बुला के और ये कहा कि देखो सतपाल, मेरे 33 MLA मुझे बिट्रे कर गए हैं और ये पार्टी मैंने किसानों की बनाई थी, हम्म मेरा कहना मानो तो इसे संभाल लो। हम्म मुझे बहुत इमोशनल होकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, और अगर तुम्हारी यस है तो अभी जाओ, और वो है जिम खाना में मेरी मीटिंग है शाम को, उससे पहले जाके अनाउंस कर दो और किसी से मशवरा मत करो। हम्म तो मैं उसमें इतना इमोशनल हो गया, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया और मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अगले दिन से मुझे बुला के सारी पार्टी की कमान सौंप दी, संगठन का वो बना दिया जनरल सेक्रेटरी। और मुझे बुला के बागपत से लड़ने के लिए, लोग टिकट मांगते, मैं मना कर रहा था, जबरदस्ती लड़ाया, और चूंकि वो 3 बार उस सीट को हार चुके थे। खैर मैं लड़ गया और ईश्वर के पास मैं जीत गया, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ओके सर, उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? वो तो हुआ ये कि जब अजीत सिंह जी आ गए हम्म तो मैं उनके साथ था। तो चौधरी साहब ने मुझे बुला के एक दिन कहा कि बेटा, मैं ये कहना नहीं चाहता था, पर्सनल बातें हैं, हम्म कि मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें पार्टी से निकालूंगा या तुम छोड़ जाओ। और अच्छा, चूंकि ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, अजीत सिंह की वो, चूंकि फैमिली ने उन्हें ये समझा दिया कि एक ही जिले से हैं, ये भी पढ़ा लिखा है, वो भी पढ़ा लिखा है, लोग इसकी तुलना करेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा अजीत सिंह कभी। तो मैंने कहा साहब, मैं तो कमा खा लूंगा कहीं, कोई नहीं बात। उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं खुशी खुशी बाहर आ गया। एक हफ्ते बाद ही आरिफ भाई मेरे यहाँ आए, दोस्त थे मेरे बहुत अच्छे, मुझे लेके गए अरुण नेहरू के पास। अरुण नेहरू सैंडविच खा रहे थे, मुझे याद है। उन्होंने कहा छोड़ो सतपाल भाई, ये पार्टी हम 3-4 दोस्त मिलके चलाएंगे, इसमें आ जाए। वो चला गया। अच्छा अच्छा।
तो फिर आपने कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक आप रहे। हाँ मैं रहा उसमें, तो जब बोफर्स हुआ तब छोड़ा हमने वीपी सिंह के साथ। बोफर्स के बाद फिर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा आपने। उसमें भी काफी कम वोट आपको मिले और फिर आपने कांग्रेस ये बीजेपी ज्वाइन करी 2004 जी में। जी और 2004 में आपने अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, जी उसमें भी आपकी हार हुई। जी। तो ये बीजेपी ज्वाइन जो करना था आपको, कौन ऐसे लीडर थे जिनके आप टच में थे, मैं या आप आइडियोलॉजिकल चेंज चाहते थे? बेसिकली मैं अडवाणी जी के टच में था, पर मुझे आइडियोलॉजिकली प्रभावित करते थे ये क्या नाम, अटल जी। अच्छा। और प्रमोद महाजन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं उनके असर में था। हम्म। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने फिर जी 2012 के जी आसपास में, 2014 में आपने मैनिफेस्टो। तो आप जब गवर्नर बने पहली बार, तो उसमें उस वक्त आप शायद अरुण जेटली के भी क्लोज थे। जी। उनका अरुण जेटली से स्टूडेंट लाइफ से हमारी दोस्ती थी। कितना बड़ा हाथ था आपको गवर्नर बनाने में? उनका, हाँ, हाँ, नहीं उनका भी या था। डोभाल साहब का? नहीं उनका था गवर्नर बनाने में। राजनाथ जी का? ना जे उनका था गडकरी जी का, हम्म जेटली जी का। हम्म। और सबसे ज्यादा ये तो था जो शॉर्ट लिस्ट कराया था इन्होंने मेरा नाम, ये लोग बनेंगे इनमें से। बट फाइनली जो मुझे बनाया वो अमित शाह साहब ने बनाया। अच्छा, अमित शाह साहब ने बनाया। आप ये कहते हैं कि 2024 में जो हुकूमत अब है वो नहीं आनी चाहिए, और आप जो भी आपने बयान दिए हैं उनका मतलब यही है कि नए साल में नया प्रधानमंत्री देंगे देश को। ने हमारे हाथ में नहीं देना, लोगों को चुनना है कि वो इसी में चलना है उनको। इसको चलाने में एक खतरा है। मेरा ये हंच है कि इस बार आप लोगों ने अगर इनको जिता दिया तो उसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? इनके एटीट्यूड से लगता है। इनके एटीट्यूड से? कोई पर्सनल एटीट्यूड के, कोई पर्सनल पार्टी में आप रहे तब वो एटीट्यूड, या फिर आप जब पॉलिटिकल सिनारियो देखते नहीं हो? आप देखें यार, 700 किसान मर गए, तुम कुतिया मरती है तो उसका शोक संदेश भेजते हो। 700 किसान मरने पे आपने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, और आज तक नहीं किया। मैं चिल्ला रहा हूँ भाई कुछ तो कह दो, कुछ नहीं। वो ट्रिगर पॉइंट था आपका, हाँ वो आपकी मेरा अंतरात्मा जागने का? मैं 10 दिन सोचा मैं बोलूं कि ना बोलूं, मैं गवर्नर हूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ दूंगा पर बोलूंगा, और मैं इस्तीफा जेब में रख के इनसे मिलने आ गया। बोलने से अच्छा, पहले इस्तीफा मैं, जेब में था आपके? हाँ बोलने से पहले मैं इनसे मिला। और मैंने कहा साहब वो इतने दिन से बैठे हैं, उनकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी तब तक किसानों से, किसी प्रतिनिधिमंडल की। बोले चले जाएंगे सतपाल। तो जो उनका उनके प्रति एटीट्यूड था उससे मैं डर गया। मैं कहा इनको लोकतंत्र वगैरह का कोई नहीं है। दूसरा शायद आपने ये भी कहा था कि उन्होंने, आपने बोला कि इतने किसान मर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से थोड़ी ना। उस सब पे नहीं मैं जाना चाहता, पर उन्होंने कहा कि चले जाएंगे, तो मैंने कहा कि ये जानते नहीं आप, जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। ये सिख हैं और जाट हैं। इनके तो गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट तो अकबर की कब्र उखाड़ लाए थे, उसका दाह संस्कार किया था, और अब ये इकट्ठा हो गए। इनको बातचीत करके निपटा दो। पर उस वक्त तो बहुत एरोगेंस में थे, बाद में तो माफी मांग के कानून वापस किए ना। जी जी। सर, आपने जो भी खुलासे किए करण थापर के इंटरव्यू में, या जो भी आप वोकल थे, उनमें दो ओपिनियन है, दो धड़े हैं। एक ये मानता है, जब ये आपने खुलासे किए, तो दूसरे एक आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है कि वो काफी बयान देते रहते हैं, वो काफी बयान पलटते रहते हैं, वो काफी पार्टीज में रहे हैं। दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि वो किसी भी पार्टी में रहे हो, वो एक पोस्ट पे थे, उन्होंने जो सवाल उठाया है उसकी गंभीरता आप समझें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक आपको कहीं जगह नहीं मिली। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो मना कर रखा। जिस दिन पुलवामा पे बोला था मैं, और मैं कोई इरादा करके नहीं बोल रहा था, 50 चीजें बोली उसमें, एक पुलवामा भी आ गया, हाईलाइट हो गया। तो उसी दिन रात को बुला के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा गया कि खबरदार, इनका कुछ नहीं आएगा। ये बात हुई जब आप गवर्नर बनते हैं जम्मू कश्मीर के। उस वक्त आप मोदी जी से मिलते हैं, कोई खास पर्पज, सर्टेन पर्पज, कोई खास संदेश था कि आपको ये करना है वहां जाके? नहीं मैं उससे पहले भी मिला था, बाद में मिला तो उनका, मैं उनको पूछा मैंने, मैं कहा साहब क्या मैंडेट है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आउटरीच करिए, डेवलपमेंट करिए। अच्छा, आउटरीच करिए और डेवलपमेंट करिए। एक उन्होंने कभी मुझे किसी गलत काम के लिए नहीं कहा, उन्हें पता भी था कि मैं नहीं करूंगा। अच्छा, एक सर ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि आप
जो भी जगह आप छोड़ी, आपने बिहार छोड़ा और आप जम्मू कश्मीर में आए, तो जम्मू कश्मीर में आके आपने स्टेटमेंट दी कि बिहार में जितने लोग एक दिन में मरते हैं उतना तो यहाँ जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में किलिंग होती है। आप गोवा जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो ऐसा होता है कि वहां पर जो गवर्नर्स थे वो गोल्फ खेलते थे, ड्रिंक करते थे, उनकी लग्जरी लाइफ थी। गोवा से मेघालय आते हैं तो आप कहते हैं कि गोवा में जो लोग थे वो करप्शन था। तो आप ये आपका क्रिटिक है या फिर आप उस नहीं, इनमें आप में आप बताएं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं? कौन सी गलत बात बोली मैंने? हम्म कश्मीर में किसी गवर्नर ने हम्म जगमोहन जी को छोड़ के हम्म कोई वर्थवाइल काम किया हो? वाकई वहाँ गोल्फ खेलते हैं, शराब पीते हैं, आराम करते हैं। मैंने ये जरूर किया था कि अपना नंबर मैंने सब कॉमन पब्लिक को दे दिया था, राजभवन खोल दिया था, किसी टाइम आओ मैं मिलूंगा, 2 बजे रात भी आते थे, मैं मिलता था, फोन में अपना खुद उठाता था। उसी की वजह से ये हुआ कि जब 370 हटी तो इन नेताओं ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। कुत्ता भी नहीं भौंका, बिना एक गोली चलाए हमने 370 हटा दी। पर सर अभी इसी बात को अगर हम काउंटर करें कि बिना गोली चलाए 370 हटी, पर पुलवामा भी हुआ। पुलवामा हुआ, आपने कहा कि इंटेलिजेंस लैक है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार थे, क्योंकि यूनिफाइड चेयरमैन तो आप हैं कमांड के। देखिए, ये गलत फहमी है। यूनिफाइड चेयरमैन होना एक चीज है, इसमें ये जो ऑपरेट करते हैं सीआरपी वगैरह, ये डे टू डे गवर्नर से टच में नहीं रहते हैं। ये अपनी जो वो है गृह मंत्रालय से टच में रहते हैं, उसी से गाइड होते हैं। अगर मैं था यूनिफाइड कमांड का तो ये मेरे से मांगते जहाज, मेरे से मांगते, मैं एक दिन में दे देता इनको। इन्होंने एप्लीकेशन 4 महीने पड़ी रही गृह मंत्रालय में और फिर मना कर दिया। जहाज से आते तो कोई नहीं मरता। दूसरे वो बिल्कुल फॉल्टी था, लेके आना सड़क के जरिए लाए थे। तो जहाँ ये हुआ है वहाँ 10 के करीब 8-10 किलोमीटर में 7-8 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी मैन नहीं थी, कहीं कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए। जबकि हम तो हमारे खुद फोर्सेस मूव करती हैं तो हम ट्रैफिक रुकवा देते हैं कि भाई नहीं, फोर्सेस चली जाएं तब। तो उसमें बहुत बहुत तरह के लैप्स थे। इसमें भी सर आपको जो क्रिटिक करते हैं वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस वाज अंडर यू। तो आप पुलिस को आप करवा देते ये चीजें? नहीं, मुझे पता। और दूसरी चीज जस्ट लाइक में ही नहीं था ना, वो तो देवर डीलिंग विद देयर मिनिस्ट्री डायरेक्टली। एक दूसरा ये पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे सजद लोन ने अभी एक इंटरव्यू दिया द वायर को, उन्होंने कहा कि कश्मीर इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इन दिस कंट्री। और सतपाल मलिक जी ने जो कहा है मोदी जी के बारे में कि वो इल इन्फॉर्म्ड हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जब मुलाकात हुई मोदी जी से तो वो बता रहे थे कि वहाँ के एसपी एसएसपी को भी वो नाम से जानते हैं। और आपने भी स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर इशू के। वो बहुत सिंपैथेटिक थे कश्मीर के लोगों के लिए। जब वहाँ बाढ़ आई तो पर्सनली पहुंचे, वो ख्याल रखते थे, सब कुछ था। लेकिन उनको वहाँ के, जैसे एक चीज मैं बताता हूँ जी, मैंने उनको कहा कि साहब वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जमात, जमात इस्लाम। तो अनभिज्ञ थे उससे, क्या है क्या जमात। अगर आप ये नहीं जानते हो कि कश्मीर की प्रॉब्लम में जमात का कितना बड़ा हाथ है। 30% सरकारी कर्मचारी की एलिजेंस है जमात के लिए, 50% टीचर्स के एलिजेंस है। और जमात इतनी पावरफुल है, सब मस्जिदें उसके कब्जे में है, महबूबा उसके कहने से चलती है। तो उनको नहीं जानकारी थी। मैं लास्ट में जब छोड़ के आया हूँ तो 20 पेज का नोट उनको और 20 का अमित शाह साहब को दे के आया हूँ कि जब तक आप इनको डील नहीं करेंगे कश्मीर कभी नॉर्मल नहीं होगा। आप सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, अलगाववाद? नहीं, ये जमात की। अलगाववादी जमात से ताकत पाते हैं। अच्छा, वो उनसे ताकत पाते हैं, तो उस चीज में वो इल इन्फॉर्म्ड थे। तो उसके ऊपर आपने कही, वो तो बेसिक है भाई। अगर आपको यही पता नहीं है कि वहाँ प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। अब वो सजाद लोन तो खुद में डिक्लेयर करते हैं आई एम ब्लू आइट बॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो यही बोलेंगे। अच्छा, हाँ, ये भी है। सर दूसरी बात, आपने काफी बड़ा, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि वो बहादुर आदमी है आपके बारे में। उन्होंने ये सारी बातें बोली और खुलासा किया। आपको कहीं इनसिक्योर फील नहीं हुआ, अनसेफ फील नहीं हुआ? नहीं, या ऐसी सिचुएशन है कि मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। जबकि कश्मीर से नोट आया था हमारे यहाँ से कि इनको पाकिस्तान से भी खतरा है, लोकल टेररिस्ट से भी है, इसलिए इनको एक सरकारी मकान दिया जाए और इनको 3 Z+
सिक्योरिटी दी जाए। अब मेरे पास एक सिपाही है जो बाहर बैठा हो, हाँ, जो अभी हमारा अपॉइंटमेंट चेक कर रहे थे। तो आपने एक बात एक सिक्कर में एक शेयर किया कि ना खंजर पर कोई छींट, ना कपड़ों पर कोई दाग, तू कत्ल करे या करामात करे। करामात करे। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए आपने कहा। ये उनके लिए नहीं था, ये था जो किसानों के लिए सरकार का एटीट्यूड है हाँ। कि वो विदाउट नोइंग दे आर बिकमिंग पुअर, हम्म। उनको पता भी नहीं है कैसे हो रहे हैं, वो इस तरह से रहे हैं कि जो एमएसपी का मसला है, हम्म। उनको जो चीजें वो खरीदते हैं वो हर साल महंगी होती हैं, उनका दाम तय करने में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जी। जो वो बेचते हैं वो हर साल बहुत कम बढ़ती हैं और वो गैप बढ़ता चला जाता है, तो अननोइंगली वो गरीब हो रहे हैं। उस रेफरेंस पे मैंने कहा। आप काफी वोकल रहे हैं फार्मर्स के लिए, काफी अलग अलग जगह पे जाके आप बात भी करते हैं। आपको लगता है कि उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा इन सब चीजों का, एमएसपी का? देखिए, अगर हाँ ये सरकार बदल गई तो निकल आएगा। अच्छा, इस सरकार में नहीं? नहीं निकलेगा, इसलिए कि एमएसपी का सॉल्यूशन निकलना अडानी के हित में नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं किसान विरोधी है सरकार ये? हाँ, इसलिए मैं प्रशंसक था प्रधानमंत्री के। इन्होंने गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तब एमएसपी लागू करने के लिए मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन दिल्ली आके बदल गए। हाँ, हुआ ऐसा। हाँ, इनकी कंपनी बदल गई, इनके रुझान बदल गए, इनके एटीट्यूड्स बदल गए। आप सर ये भी कहते हैं कि मेरी कम्युनिटी जो है वो 5 स्टेट्स में है, मेरे पर कोई भी आँच आई, कुछ भी हुआ, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हुआ तो वो लोग इनको घुसने नहीं देंगे। देखिए, इनका इरादा मुझे पनिश करने का है। ये एक आर यू वक्त, फीलिंग दैट दे पनिश्ड यू? डू यू फील लाइक दैट? आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। क्या पनिश करें? जेल भेज देंगे, जेल तो मैं 20 बार रह आया हूँ। लेकिन मेरे साथ अगर इस तरह का कुछ करेंगे, और अभी भी हमारी कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है कि मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, 4-5 स्टेट में है। जस्ट लाइक अभी सीबीआई ने भी आपसे काफी क्वेश्चंस करे, आपके स्टाफ को भी हाँ, उनको को भी। बुलाया क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, मैं शिकायत करने वाला हूँ तो क्वेश्चन तो उसको करना चाहिए जिसकी मैं शिकायत कर रहा था कि ये करप्शन कर रहा था। वो तो आज तक बुलाया ना उससे पूछताछ की, मुझे लपेटने के चक्कर में कि ये कहाँ फंसे। मतलब बात ये है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर। वो तो है, इस सरकार का एटीट्यूड है ये। हम्म। इसीलिए पूरे देश में एक बेहिसी और एक तरह से सन्नाटा है और लोग चुप हैं। आज कोई बोल रहा है? इसी इनजस्टिस की बात अगर हम कहें तो इसी को मैं लीड करता हूँ एक दूसरे क्वेश्चंस पे, कि जो विमेन रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे, उसमें 2 दिन पहले ही ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी पोस्को मामले में। आप भी वहां पे गए, आपको कैसा फील हुआ कि मतलब कितना ज्यादा अन्याय है उनके साथ ऐसा? देखिए, इन्हीं लड़कियों को जब ये मेडल लेके आती हैं तब ना कोई इनकी जाति पूछता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कॉमनवेल्थ में, सारे मेडल ये जाट लड़कियां ही लाई थी, किसी ने नहीं कहा जाट लाई हैं। इनको बुला के आप चाय पिलाते हैं, प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, हाँ भाई बजरंग ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, और अब उनको ध्यान ही नहीं है कौन है। तो ये तो अन्याय है, गलत बात है। और आपके हाथ में, आप 1 मिनट में हल कर सकते हो चाहो तो। ये बात भी ठीक है। तो सर एक बात ये है कि जब किसान आंदोलन के बाद जो कानून वापस लिए गए थे, वो इसलिए लिए गए थे कि, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है ये, इसलिए लिए गए थे क्या कि वो मैं ये फार्मर प्रोटेस्ट का इतना ज्यादा दबाव था, या फिर इसलिए कि यूपी इलेक्शन हो रहे थे और उनको एक अच्छी खासी रिपोर्ट भेजी गई जिसमें कहा गया कि आप वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा नुकसान इसकी वजह से होएगा, आप तो आप इसको स्टेप बैक कर सकते हैं? दोनों बातें सही हैं। आपका कोई पर्सनल ओपिनियन या कोई प्राइवेट जानकारी है इसके बारे में आपकी? नहीं, दोनों चीजें सही हैं। उनको डर था किसानों की, और वेस्टर्न यूपी के वोटिंग पैटर्न का भी डर था। पर लोगों ने तो वोट डाले उनको। लेकिन उन्होंने नहीं डाले जो किसान थे। इसमें तो बेसिकली उनकी यूपी में जो जीत हुई है वो मायावती ने अपना वोट शिफ्ट करा दिया था। पब्लिक मीटिंग में 2 में कहा कि तुम ना जीत रहे हो तो इनको दे देना। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी लाजमी है कि सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट जो होते हैं, जैसे लाइक फार्मर प्रोटेस्ट है, वो उनका जो एंगर है वो इलेक्ट्रोल में तब्दील क्यों नहीं हो पाता इस देश में? वो होता है, कैसे नहीं होता। अब अभी देखेंगे अभी तो जो इसमें देखेंगे आप 24 में कर्नाटक में हुआ कि नहीं। कर्नाटक में काफी वजह रही।
एक ही वजह थी, लोग नाराज थे, लोग महंगाई से नाराज थे। इन इश्यूज को आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। बेरोजगारी है, लड़के धक्के खाते फिर रहे हैं, आपने अग्निवीर कर दिया, फौज को खत्म कर दिया, सारी चीजें इकट्ठा होके क्युमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है। जी सर, आपने ये भी कहा था कि 2019 का जो इलेक्शन था वो बड़ा ही पुलवामा पे लड़ा गया, सिंपैथाइजर वो वोट डले और इसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। नहीं, चुनाव अदर तो बहुत सारे फैक्टर से जीते, बट पुलवामा was exploited by them for their electoral gains। एक चर्चा ये भी चलती कि 2019 के चुनाव से बिल्कुल थोड़ा पहले ये चर्चा हुई थी कि 370 हटा दिया जाए, उस वक्त भी काफी मूवमेंट हो रहा था। तो क्या पहले से ही बीजेपी का प्लान था कि चुनाव के आसपास हम इसको करेंगे? नहीं, इसका टाइमिंग उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था, पर ये तय था कि ये हटाएंगे। ओके। तो ये एक नेशनल वेव बना फिर मार्टर जो हुए सर, आपका क्या ओपिनियन है राष्ट्रवाद के ऊपर में? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन देखिए, नेशनल? राष्ट्रवाद जो है वो रोज गाने की या भुनाने की चीज नहीं है। उसमें आपको जेन्युइन राष्ट्रवादी होना चाहिए। जब राष्ट्र का सवाल खड़ा हो तो आप उसके साथ हो जाएं। इनके यहाँ वो इलेक्ट्रल इशू है, सर सिर्फ एक इलेक्ट्रोल तक सीमित है बस बस। राष्ट्रवाद। तो जो गांव का जो आदमी है, जो किसान है, उसको तो जैसे कि रूलिंग गवर्नमेंट है या और भी जो क्रिटिक करते हैं वो कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है। आपको भी बोलते हैं एंटी नेशनल, कैसा फील होता है? जी, एंटी नेशनल बोलते हैं जब, हमको हाँ, कि वो ये जो आपको जो लोग क्रिटिक करते हैं कि ये देश के खिलाफ बात कर रहे हैं कौन ये, सी बात देश के खिलाफ? या फार्मर की भी बात कर रहे हैं फार्मर कि की बात करना देश के खिलाफ बात करना है? फार्मर प्रोटेस्ट को जब आपने समर्थन दिया सपोर्ट था। किया तो देश के खिलाफ था। सारा देश फार्मर्स के साथ था। हम्म। जब पहले प्रोटेस्ट होते थे, जब आप चौधरी चरण सिंह के साथ में थे या कांग्रेस में थे, तो उस वक्त में बात मान ली जाती थी, अब बात बड़ी मुश्किल नहीं, से मानी सुनवाई होती थी, सरकारें रेस्पॉन्सिबल थी फॉर पब्लिक ओपिनियन। इनके यहाँ सुनवाई नहीं है। हम्म। तो बीजेपी 2024 में नहीं आ रही? कि जनता करेगी तय, मैं नहीं चाहता हूँ हाँ। कि आए। अच्छा, आप नहीं चाहते? सर, किसी बीजेपी नेता के टच में हैं आप? मैं किसी के टच में नहीं, कोई बात बात तो होती होगी ना कुछ नहीं होती। किसी मैं फोन करता हूँ, ना कोई मुझे करता। किसी दूसरे पार्टी के नेता से भी? तो काफी एक लंबा आपने ये 2 महीने का जो टेन्योर है, काफी इंटरव्यूज आपने दिए हैं, जी। तो काफी लाइमलाइट में आप हो, काफी फेम आपको मिल रहा है अगर यूट्यूब की। इसलिए दिए कि इन्होंने मेरा बायकॉट कर रखा है टीवी वालों ने। पर हर कोई भी जब यंग बच्चा या कोई भी स्क्रॉल करता है यूट्यूब पे, मोस्टली जब रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, तो दूसरी तीसरी बात में आपका कोई ना कोई वीडियो आ जाता है अच्छी बात। मोदी जी को कोसते हुए। ये कोसता नहीं हूँ मैं उनका शुभचिंतक हूँ। अच्छा, आप शुभचिंतक हाँ, हो? मैं जो कहता हूँ उसको माने तो उनका फायदा होगा। अच्छा, पर आप शुभचिंतक हो उनके, आपकी बात माने तो फायदा होगा, पर उनकी बात तो आपने कोई नहीं मानी। मैंने तो सारी बातें मानी उनकी। उन्होंने कहा था कि सतपाल भाई प्लीज यार चुप रहना। नहीं कहा, कह दें तो मैं अब भी चुप हो जाऊँ। अच्छा, वो प्रेम है अभी वो भी? उनको बहुत, नहीं, अमित शाह के लिए है। वो मुझे कोई बात कहेंगे, मैं अभी भी मना नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। अच्छा अच्छा, बीजेपी में आप नहीं रहोगे। तो आपने जो अपना 2000 ये दादरी में जो आपने बयान दिया था कि इसकी मति मार रखी है लोगों नहीं, ने, वो गलत था। मैंने उसके लिए माफी मांगी है पब्लिकली। तो वो आप इमोशनली हो नहीं, गए वो थे आई या? डोंट नो किस बहर में कह गया मैं। हम्म। और इसके अलावा आप किताब लिख रहे हैं सर, तो अभी जैसे आपने क्रिटिक किया मोदी जी को, तो क्या किताब में बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाने का प्लान है ना क्या ना, आपका? मैं कोई किताब इस एंगल से नहीं लिखूंगा कि मोदी जी को खराब करना है, पर जो सच है वो लिखूंगा। और इसको मैं ओनोत कह रहा हूँ, मैं किताब में कोई चीज गलत नहीं लिखूंगा। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड आप रखेंगे, जो फैक्चुअल है वही वही रहेगा। वही। सर, जो आपकी कम्युनिटी है वहां पे किताबें लिखना थोड़ा कम ही होता है। नहीं, चौधरी साहब बहुत किताबें लिखी, चरण सिंह जी ने। हाँ, उन्होंने काफी लिखी, ये सही बात है। तो जो इंटेलेक्चुअल जो, फिर नटवर सिंह जी ने लिखी हैं। हाँ, नटवर सिंह जी ने भी लिखी है, उन्होंने भी काफी किताबें लिखी हैं। तो जब आप वहां पे जाके बैठते हैं, बात करते हैं गांव में, या जब आप पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, तो क्या कहते हैं लोग आपको कि आप सही कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं? मैं बता नहीं सकता आपको। लोग इतने खुश हैं और वो हम्म। कहते हैं साहब हमें आपसे यही उम्मीद थी, और क्योंकि हम तो आपके बूथ लगाएंगे। अच्छा। बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। मैं अभी, एक मीटिंग थी हरियाणा में,
50,000 आदमी था, मैं दिखा दूंगा उसकी। तो उसमें मैंने बोल दिया, मगर भैया मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं चुनाव से पहले, तो मैं नहीं कहूंगा आपको क्या करना, पर आप तो जानते हो क्या करना। तो भीड़ खड़ी होगी जी, हम जानते हैं, हम देख लेंगे। तो जब मैं निकल रहा था तो गाड़ी के साइड में बल्ली थी और उधर लेडीज बैठी थी, तो बहुत सारी लेडीज बल्ली पे आ गई। उन्होंने कहा मलिक साहब काट देंगे इनको। देसी औरतें थी। तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो एक तरह से ये फॉरवर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप भी, या लोगों के मतलब लोग भी। नहीं, लोगों की ताकत पे कर रहे हैं, हम पे क्या है। अगर लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हम तो, अब मैं कल अलवर जा रहा हूँ, अगर लोग नहीं है, नहीं बुला रहे हैं, तो कैसे जाऊंगा, किसी को घर से जाके जगाऊंगा। महीने में 10 पब्लिक मीटिंग कम से कम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड था, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, वो भी रिगेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। से ज्यादा इतना, यहाँ इतना सपोर्ट सिस्टम मेरा कभी नहीं था जितना आज है। जितना आज आपको जी, लोग मान रहे हैं। पंजाब में सिखों में तो कभी नहीं था, अब सिखों में इतना है कि जितना जाटों में भी नहीं है। अच्छा, दूसरी स्टेट्स में भी आपका है। सर मैं आपको दो तीन नाम बताता हूँ, उनके ऊपर आपकी क्या क्या ओपिनियन है। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर क्या मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, पब्लिक लाइफ में है। नहीं, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला या अरविंद केजरीवाल। फारूक अब्दुल्ला भले आदमी हैं, नेशनलिस्ट हैं, ये सर्टिफिकेट में देने को तैयार हूँ उनको। अच्छा, आप उनको देने को तैयार हैं, पर काफी जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बोलती कि ये यहाँ दिल्ली आके तो नेशन की बात करेंगे और वहां जाके पाकिस्तान के नारे नहीं, लगाएंगे। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला कभी रिकॉर्ड पे आपको नहीं मिलेंगे प्रो पाकिस्तान बात करते हुए। अच्छा, वो एक लोन साहब ने कहा रिसेंटली कि सुनो, हाँ। लोन साहब को मेरे से मत डिस्कस करो। अच्छा ठीक है। लोन साहब से मैंने पूछा असेंबली डिसॉल्व करने से पहले, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, मैं कहा यार तुम भी भेज दो कोई चिट्ठी, तुम्हारा क्या दावा है। हाँ, बोला मेरे पे 5 एमएलए हैं, पर मेरी ओथ करा दोगे तो मैं मेजोरिटी कर लूंगा। मैं कहा भाई ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें ओथ कराऊं, बिना सुप्रीम कोर्ट मेरी चमड़ी उतार देगा। मैं कहा मैं ये काम नहीं किया करता। तो इस बात से वो बड़ा खफा है कि इन्होंने मेरी ओथ नहीं कराई, असेंबली डिसॉल्व कर दी। ये बात भी ठीक है। उन्होंने कहा था कि लंदन से उन्होंने कॉल किया था आपको शायद। सर जब आपने ये सब खुलासे कर रहे थे तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती जो थी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देखिए मलिक साहब ने जो कहा है उसको कम दिखाने के लिए ये अतीक अहमद का इशू उठा दिया गया है। अदरवाइज और जितने भी कश्मीर के और लोग थे उन्होंने, या और भी थे, उन्होंने कोई किसी ने कोई ट्वीट वगैरह ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया आपका किस चीज पे? जब आप ये खुलासा कर रहे थे पुलवामा पे और ये सारा जो करण थापर का जो था। महबूबा जी अच्छी हाँ, लेडी हैं, महबूबा जी ने। और मुफ्ती साहब की बेटी है, मुफ्ती साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी को पर्सनली मत डिस्कस करिए। बाकी सर फैक्स मशीन तो आपने खराब करवा दी थी। नहीं, वो गलत बात है। नहीं नहीं, ये मैं ईद का ये दिन, मोदी जी के कहने पे आपने किया। ना ना, मोदी जी ने मुझे कभी कोई डायरेक्शन नहीं दी, पूछने के बाद भी हाँ कोई डायरेक्शन नहीं दी। हाँ। ईद का दिन था, हम्म मेरा रसोईया भी छुट्टी पे था, मैं 4 बजे दिल्ली से पहुंचा हूँ। वहां जाते ही मुझे चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे, उन्होंने कहा साहब ये है और इनकी शायद मेजोरिटी है। तो मैं कहा कोई चिट्ठी आई कि नहीं, चिट्ठी तो कोई आई नहीं है। तो मैं कहा भाई मेजोरिटी का हम आदर करेंगे, लेकिन जब हमको ये, इसका एक सिस्टम है, सरकारें जो हैं वो ट्वीट करने से नहीं बनती, उसमें आपको अपनी मीटिंग करनी है। आपके लोग आपको चुनेंगे कि हमारे नेता हैं, फिर आप दावेदारी करेंगे, फिर जो आपके सपोर्ट पार्टीज हैं वो अपनी मीटिंग करके आपको कहेंगे हम इनको सपोर्ट देंगे। वो सारा जो मटेरियल है वो जब गवर्नर के सामने आएगा तब वो डिसाइड करेगा। इनमें से कोई चीज मेरे पास इन्होंने नहीं भेजी। अच्छा, मेरी फैक्स मशीन मान लिया मैंने खराब कर दी, एक तो मैं जानता ही नहीं कैसे खराब होती है, आज भी मुझे कहोगे मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकता हूँ। वो कोई ऑपरेट करने के लिए नहीं था उस कमरे में जहाँ फैक्स मशीन होती है, हम बाहर बैठे थे। उनके तो 1000 लोग थे जम्मू में, और जम्मू तक 3 फ्लाइट आती हैं शाम तक, सुबह से भेज देते किसी के हाथ अपनी चिट्ठी दावेदारी की, और अपने किसी दोस्त को फैक्स कर देते कि जा तुम गवर्नर हाउस तो बंद नहीं था, वो तो खुला, मैं तो 2 बजे भी लोगों से मिलता था। और फिर भी सर कोई ना कोई एक्सक्यूज तो आ जाता अगर वहां पे सरकार। अगर मुझे कोई भी रिटन दावेदारी मिल जाती तो मैं मजबूर था, मैं उससे निकल ही नहीं सकता था, मैं उनकी ओथ कराता। अच्छा, आप बहुत कराते। और हमने तय कर लिया था, मैंने भी चीफ सेक्रेटरी ने, कि हम इलीगल काम बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका दावेदारी आ जाएगी, ओथ करा देंगे। 8 बजे तक उनकी दावेदारी नहीं आई, 8:15 बजे मैंने डिसॉल्व कर दी। अच्छा, 8:15 आपने डिजोल्व कर दिया।
सर 370 हटने से तो आपको और मैं ये आप फिर कहोगे जल्दी क्यों कर दी डिसॉल्व करने में, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी दोनों तीनों साइड से। महबूबा खुद शिकायत करती थी सतपाल भाई इसको असेंबली को डिसॉल्व कर दो, हमारे एमएलए को पोचिंग हो रही है। यही फारूक के लोग कोविड में तो उन्होंने सारी चीजों का, सब दुकानें बंद, ये बंद वो बंद, और ये जो खाने का सामान है दूध सब्जी ये सब, इसको लोग सीधे दुकानों से नहीं खरीदेंगे, दुकानें बंद, और ये उसको सप्लाई करेगी कोई कंपनी घरों पे। और गोवा जैसी जगह में हाउस टू हाउस इट इज इम्पॉसिबल। जब 2 दिन हो गए लोगों को, बच्चों को दूध तक नहीं मिला, उस वक्त के बयान हैं नफीसा अली वगैरह के, हमको दूध नहीं मिल रहा है, हम चाय नहीं बना सकते हैं। तब मैंने कांग्रेस के लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा साहब ये इसलिए नहीं हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने किसी कंपनी को ठेका दे दिया है और वो इनकी कंपनी है, इनके किसी दोस्त की। तब मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि साहब यहाँ दुकानें लूट जाएंगी और कुछ इंतजाम नहीं है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ना राशन ना दूध ना पानी। तब उन्होंने इसको डांटा और ये मेरे पास आया, हाथ जोड़ खड़ा हो गया, साहब गलती हो गई है जैसे। तब वो हटाई बंदिश ने, दुकानें खुली। तो 2-3-4 चीजें ऐसी हुई कि जिसमें इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट था इसका। तो मैंने पीएम को रिपोर्ट किया। इन्होंने मुझे कहा 2-3 दिन बाद खुद ही फोन करके कि सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है, फला चीज में कोई करप्शन नहीं हो रहा। मैं कहा आपने किससे पूछा? कि मैंने संगठन मंत्री से पूछा। मैं कहा वो तो खुद इसके घर में बैठ के पैसे ले रहा है। तो मेरा झगड़ा हो जाता था इस तरह का, जो एब्जेक्ट करप्शन करे, भाई दुनिया खा रही तुम भी खा लो, पर मतलब इतना तो मत करो कि पब्लिक को चीट करो। अच्छा, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो फिर आपका वहां से भी आपको ट्रांसफर कर हाँ, वहां से हटाना उसको चाहिए था, हटा दिया मुझको। तो मतलब ये था कि जहाँ थोड़ी सी भी आप उनके सिस्टम में कहीं भी चेन को ब्रेक कर रहे थे, वहां से आपको हटा दिया। एडजस्ट हो जाता, उससे कहता तू कर 10 लाख रुपए यहाँ भेज दिया कर। आपके पास? हाँ, क्या दिक्कत? अच्छा, 10-15 लाख? हाँ, हफ्ते में भेज दिया करे तो क्या बुरा था। पर मैं तो था नहीं उस आदत का आदमी। अच्छा, तो किसके पास भेज दिया करते 10-15 लाख रुपए? अच्छा, आप मना कर देते उनको? नहीं, मेरे यहाँ भेज दिया करते अगर मैं चाहता। अच्छा, वो अगर आप चाहते। अगर आप चाहते, ठीक है। सर, ये गवर्नर की पोस्ट है, ये रेलेवेंट है इंडियन डेमोक्रेसी में? ना है। देखो, जो संविधान में लिखा वो सब रेलेवेंट है अनटिल अनलेस इट प्रूव्स अदरवाइज। तो अदरवाइज प्रूव हो रहा है अब तो? हो रहा है। अब तो हो रहा है, इनका मिसयूज हो रहा है। और मैं इस बात के लिए मोदी जी को पूरे नंबर दूंगा। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए कभी दबाव नहीं डाला कि इस काम को ऐसे कर लो। पर उन्होंने दबाव नहीं डाला, फिर आपको डायरेक्ट वहां से हटा दिया, तो बात तो वही रही। हटाना ही था, चूंकि जम्मू कश्मीर जब यूटी बन गई तो यूटी में तो गवर्नर होता नहीं है। यूटी में मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। गोवा में तो हाँ पैसे वैसे उसके बाद मेरी इनके बारे में भी राय बदली। अच्छा, आपका ये बड़ा फ्रैंक क्वेश्चन है, आपका कभी मन नहीं किया कि 100-200 करोड़ रुपए कुछ कमा लें यार, ये छोटे मोटे घर में क्या आराम चरण सिंह जी के साथ राजनीति की है। हाँ। और वो ऐसे आदमी थे, एक दिन में गया, अंदर वो बैठे थे, नीचे जमीन में बैठ के डेस्क पे लिखते थे। अच्छा। अरे भाई सतपाल, ये तुम्हारी माता जी, इम्प्लीकेशन उनकी वाइफ के लिए था, तुम्हारी माता जी बड़ी कंजूस है। मैं कहा जी क्या हुआ? कहने लगे देखो मेरा कुर्ता फट गया था, उसको काट के मेरी वो बना दी है, बनियान बना दिया, और पहने हुए थे उसको। तो इतने सिंपल और ईमानदार लोग थे। लोहिया के साथ रहा, उनके साथ रहा, तो करप्शन तो हमारे लिए एकदम रेड रैग था। अच्छा, रेड रैग था आपके लिए। ओके। आप ये पूछना चाहते हैं, ये स्टूडेंट हैं और ये भी बड़े स्टूडेंट हैं। जब ये पुलवामा का हादसा हुआ और हमारे जवान शहीद हुए, और बाद जब आप वहाँ के गवर्नर थे, तो आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं खुद स्टैंड ले सकता था। लेकिन पीएम ने जब मैंने उन्हें बताया कि हमारी गलती से हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चुप रहो इस पर। हाँ, तो फिर तो ये देशद्रोह का मामला हो गया ना। हाँ, तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाना ही चाहिए था। हिम्मत करते सुन तो लो, आप पहले मेरी तो सुन लो। तो मैं समझाई ये इसमें जांच करेंगे। जांच करने के बाद इन्होंने उसको पाकिस्तान की तरफ फेंक दिया। उस वक्त फिर बोलना या इस मामले को आगे बढ़ाना देशद्रोह हो जाता लोगों की निगाह में। ये तो कहते कि देखो हम तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उसने हमारे यहाँ पुलवामा कराया और ये ऐसा कर रहे हैं। ओके।
जितना भी आरडीएस का आया था, आपका कहना है कि सुजूर पाकिस्तान का हाथ रहा? 100%। 40 किलो आरडीएक्स था, बाकी इतना अमोनियम नाइट्रेट। लोकली नहीं मिल सकता। इतने हमारे जवान शहीद हुए, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और उसी लोगों को इमोशनली हाँ उस पे पीएम का मैं एक जगह देख रहा था कि उन जवानों को याद करके वोट देना। हाँ, तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमारे मोदी जी की क्या इमेज बैठती है इसके बारे में? भाई जो देख रहे हैं लोग वो देखें, मेरी तो निगाह में बनी हुई है उनकी कि वो अपने चुनाव के लिए साले देश को, अभी मुझे डर है मतलब ये तो एक गलत हुआ ना कि चूंकि देश को इकट्ठे की चीज़ इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इज वेनिंग लाइक एनीथिंग, तो मुझे तो ये भी डर है कि ये कहीं राम मंदिर पे कोई बम ना फिकवा दें। तो बनने के बाद ही कैन डू एनी, हाँ अभी अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं चुनाव के लिए। बहुत से लोग ये कहते हैं पाकिस्तान से छोटी मोटी लड़ाई जरूर होगी। अच्छा, ताकि एक हाँ माहौल बनाया जा सके दोबारा से। अफवाहें हैं ये, नहीं ये अफवाहें हैं, पॉलिसी है मतलब? नहीं ये है नहीं, इसको कहीं हमारी तरफ से मत कहिए, पर मैं बता रहा हूँ ही कैन डू इट, कोई नामुमकिन चीज नहीं है। हाँ, आप अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। आप विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हैं। अगर मैं कहूँ आप चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपका भारत के बारे में क्या विजन बैठता है नेक्स्ट? देखिए मैं चाणक्य की या कोई भूमिका नहीं निभा रहा, मैं तो जो मेरे से मिलते हैं लोग, मुझे पता है ये इकट्ठा नहीं होने के। मैंने उनको एक मशवरा दिया, उस पर वो एग्री कर गए कि 1 into 1 कर, जो कैंडिडेट खड़ा है उसके सामने तुम्हारा एक कैंडिडेट हो, सब पार्टियों का ना हो, उस पर एग्री कर गए, वो हो जाएगा तो दैट इज सफिशिएंट टू डिफीट मोदी जी। दूसरे ये है कि भारत के बारे में मेरी विभिन्न विषयों पे राय है, एग्रीकल्चर पे, इस पे उस पे, वो कोई टाइम आपको समझाने का नहीं है इस वक्त। तो सर जैसे अभी आपने एक पंचायत एड्रेस की थी सोनभद्र में, सर्व समाज समर्थन पंचायत। तो सर जैसे आपने वहां पे कहा था कि जैसे फार्मर्स इश्यू पे प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी, अपने जो लॉज थे वो वापस लेने पड़े, उसी तरीके से जो रेसलर्स का वीमेन रेसलर्स का मामला है वहां भी गवर्नमेंट को माफी मांगनी पड़ेगी और ब्रिजभूषण सिंह जो है उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। बट जैसे हम जो रिसेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं एक तरीके से, ब्रिजभूषण सिंह पार्टी रैलीज में बोलते हैं कि वो अगली बार 2024 में फिर से एमपी का चुनाव लड़ेंगे। 5 साल बाद वो ऑलरेडी एमपी बन चुके हैं और उनकी बहुत पकड़ उस एरिया में यूपी में। और जैसे जो पोक्सो का मामला है जो, तो उस मामले में भी जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने चार्जशीट किया है कि ये मामला हटा दिया जाए। वो तो सर अभी पहलवानों का बयान आया है कि उस बच्ची के बाप के ऊपर बहुत प्रेशर करके हटवाया गया है। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि उस बच्चे के बाप के ऊपर प्रेशर करके हटवाया गया, तो आपको क्यों लगता है कि जो गवर्नमेंट को है वो माफी मांगनी पड़ेगी? और लगता है नहीं, अगर ये पहलवान मेरा कहना मान लेती और ये राजस्थान की तरफ रुख कर लेती, 5-4 मीटिंग ये मुझे दे दें डेट्स, मैं करा दूंगा इनकी, अगर 1 हफ्ते बाद नाक रगड़ के सरकार इनकी बातें ना माने। तो सर क्या वो पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो जाता है इशू का अगर वो राजस्थान की तरफ? नहीं चुनाव में नहीं जाएं, अपने इशू पे जाएं। जिस दिन इनको मिसहैंडल किया गया था वहाँ जनपद पे, उस दिन राजस्थान के हजारों घरों में खाना नहीं बना था, इतना इनके लिए फीलिंग है। तो आप इनको स्ट्रांगली गाइड करें। भाई मैंने तो इनके पास वो भेजे थे, उनके तेजा फाउंडेशन के लोग, इनसे डेट लेने गए थे। इसमें क्या है ये बजरंग, हाँ बजरंग डेट भी दे दी थी, बाद में ये बदल गए चूंकि इनकी बातचीत खुल गई इधर, तो ये अब ये यहाँ से धक्के खा लेंगे उसके बाद आएंगे वहाँ। हाँ तो सर मैं इन्हीं चीजों से मतलब मैं एक तरीके से आपका पूछना चाहता था कि ऑप्टिमिज्म तो आप दिखा। मेरा ऑप्टिमिज्म ये है कि मुझे जो होता है ना, मुझे इस बात में वो है भरोसा कि हम इनको माफी मंगवा देंगे। वो माफी भी ऐसे ही नहीं मांगी गई थी, उसमें मैंने इनको इतना डरा दिया था प्रधानमंत्री को, मैं कहा आपको पता नहीं है इन सिखों का। जब ये हुआ था ब्लू स्टार, इसके बाद मिसेस गांधी को 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराना पड़ा था। अरुण नेहरू ने पूछा फूफी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं भैया, इन्होंने जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छू लिया वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे, उनको अंदाजा था। तो उसके बाद से तो अब ये गुरुद्वारों में जाने लगे, पहले नहीं जाते थे। एक सर जैसे आप पहली बार 1980 में राज्यसभा के मेंबर बने, एमपी पार्लियामेंट में,
और आप जैसे बता रहे हैं कि उस दौर में जैसे चौधरी चरण सिंह थे, वो जो लोहिया साहब थे 1970 जब 80 के दशक की बात करते हैं, वो बड़े ईमानदार पॉलिटिशियन थे, जी। बड़े सीधी सादी जिंदगी जीते थे। और एक जो हम आज देखें पार्लियामेंट का हाल देखें, तो पार्लियामेंट में एक तो जैसे जो एक नेक्सस है, जैसे आप बता रहे थे कि मोदी जी तो झोला उठाने की बात करते हैं, बट उनके पीछे हम अडानी जी हैं। एग्जैक्टली आज तक अडानी पे उन्होंने और पार्लियामेंट एक में 2 स्पीच किए, दोनों हाउसेज में, एक शब्द अडानी के सिलसिले में नहीं बोला। और एक जो बिजनेस और पॉलिटिशियन का नेक्सस तो है ही, एक जो क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस वो उससे भी खराब है। तो सर जैसे आप क्या डिफरेंस देखते हैं, आपने मतलब एक लंबा दौर देखा है राजनीति का 1970 के दशक से भी और अब तक का, तो जो पार्लियामेंट में एक जो डिस्कशन का माहौल होता है, एक जो सरकार अब तो डिस्कशन होता ही नहीं। स्पीकर ने राहुल गांधी से मैं आज तक नहीं मिला हूं, पर उसका ये अधिकार था कि जब उसके खिलाफ 3 मिनिस्टर्स बोले तो वो भी जवाब दे। ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक इन पार्लियामेंट। तो सर क्या जो हालात बन रहे हैं, जो पार्लियामेंट में जो हालात हैं, क्या आपको लगता है जैसे कई नेता जो बोल रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव हो वो आखिरी चुनाव हो, 2029 का चुनाव वो सही कह रहे हैं। मैं खुद वार्न कर रहा हूं कि अगर ये नहीं है बदली सरकार तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा इस देश में। तो सर वो एक तरीके से आप बता रहे हैं कि जो लोगों की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की जो जनमत होता है डेमोक्रेसी में, जो उसकी एक वैल्यू होती है, तो जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनका डिटेरियोरेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से हो रहा है, मिसगाइड हो रहे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं कोई इशूज जो हैं वो रियल इश्यूज पे तो डिस्कशन नहीं हो रहा। बेरोजगारी पे नहीं हो रहा है, महंगाई पे नहीं हो रहा है, और करप्शन पे किसी चीज पे नहीं हो रहा है डिस्कशन। कर्नाटक जो असेंबली चुनाव उसमें गवर्नमेंट ने जो मतलब बीजेपी ने मतलब बहुत कोशिश की मोबिलाइजेशन की, जैसे बजरंग का मामला यहाँ से कि राणा जी कितने ट्रक गए फूलों के भर के जो इन पे डालते थे मोदी जी पे? कितने? 12 करोड़ 12 करोड़ रुपए ओहो। फूल बरसाए गए और वो ठेंगा नहीं निकली। तो जब जनता खिलाफ हो जाती तो खुद इलाज कर लेती है, लेकिन जनता मिसगाइड भी हो जाती है। ये भी है सर। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के भले के बारे में, देश की जनता के बारे में जानते नहीं है या उनको मिसगाइड किया? वो बेसिकली कोई मिसगाइड नहीं कर सकता उनको, ना वो किससे राय लेते हैं। अच्छा, वो राय नहीं लेते? हाँ, इतने सेल्फ, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने को कहते हैं मैं आज तक का सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हुआ हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। फोटो फ्रेम, एक मिनिस्टर ने मुझे बताया कि सतपाल भाई फोटो फ्रेम में नहीं खड़ा होने देते दूसरे को धक्का। राजनाथ सिंह को तो पब्लिक व्यू में 3 बार धक्का दे चुके हैं जब फोटो हो रहे थे। इतना ज्यादा एरोगेंस है उनमें। हाँ, पूछो मत। पर एक आप ये चीज भी देखो, अब 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, एक तरफा उनके नाम पे सरकारें आती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, तो आदमी में एरोगेंस तो नेचुरली होती है, हाँ। होती है। तो जनता को ठीक करना चाहिए ना उसको। और दूसरा अब की हरा देना चाहिए तो ठीक हो जाएगी एरोगेंस। अच्छा सर, सर, अगर आपने आवाज उठाई है तो फिर आप उनको लीड कीजिए ना। इस टाइम पे, इस टाइम है, ये समय है। लीड कोई नहीं होता, सब एवरीबॉडी इज अबाउट 21। मुझे लगता है वो खुद से ठीक करेंगे। वो इतना ही मान ले मेरा, जितना मैंने कहा, और जो मान लिया है सबने करीब करीब, कि 1:1 कैंडिडेट देंगे। ओके। उससे लगता है आपको मतलब 100% हार अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और 100% हार जाएगी बीजेपी। सर, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में भी काफी बहस हो रही है, उनमें उसमें भी ये बोला जा रहा है कि एक सभी धर्मों के लिए एक समान लॉ लेके आना चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, अलग अलग राय हैं लोगों की। तो आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए? नहीं, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आप करिए तो सहमति करके करिए, उतना ही करिए जितने पे लोग सहमत होते हैं। अच्छा, उस तरीके से नहीं कि आप मत करिए जोर जबरदस्ती करके। ये तो पॉलिटिकल रीजन से उठाया इन्होंने, ये कोई इनकी नियत थोड़े ना करने की। ओके ओके। सर, मोदी जी की कोई एक खासियत बताइए ना। मोदी जी की खासियत है कि वो अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी है? हाँ, तो आपने जो गुण बताए वो तो सारे वो गुण अच्छे आदमी वाले नहीं है उनमें। अच्छे राजा नहीं, भले आदमी वाले गुण ही नहीं बताए अच्छे आपने। राजा नहीं है, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, अच्छे राजा नहीं है, अच्छे आदमी। तो वॉज वेरी काइंड एंड नाइस टू मी। जब हम वहाँ कश्मीर में प्रधानी वाले चुनाव जीते और बड़े पैमाने पे वोट हो गया, जो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने रोहतक की एक मीटिंग में मिला, मुझे अलग ले जाके कमर थपथाए, शाबाश सतपाल भाई, बहुत अच्छा किया।
अच्छा ऐसा नहीं है, मेरा तो उनसे किसानों पे बिगड़ा। अच्छा, वो डोभाल साहब से भी बात होती है आपकी? लोग होती नहीं है, मैं उनको कठिनाई हो इसलिए नहीं करता हूँ, पर वो मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ कहाँ पढ़े थे वो आपके मेरठ साथ? कॉलेज में थे वो, लॉ अच्छा में थे, मैं भी था लॉ में। अच्छा, वहां पे वो साथ थे, तो वो थोड़ा बहुत तो पोलाइट होंगे कि आपके प्रति कि मतलब आप ये मत कीजिए, एक सुझाव देते होंगे कहीं ना कहीं तो। नहीं नहीं, उतनी हिम्मत नहीं करते वो तो मुझे सुझाव दें। अच्छा, इतनी मत। बाकी आपकी एडवाइजरी काउंसिल की उसमें बड़े दिग्गज और बड़े शानदार लोग थे, जैसे के विजय कुमार थे, जिन्होंने वीरप्पन का वो किया था, एनकाउंटर किया था। तो उन लोगों के होते हुए भी सिक्योरिटी लैप्स हो जाते थे, या फिर नहीं, कोई मैं सोल्यूशन क्या है इस जो कश्मीर इशू का? उसका ये है कि लूप में नहीं लिया जाता था, इन फोर्सेस को काफी आजादी थी। हम्म। तो ये अगर लूप में हमको लेते तो हम तो इनको जहाज ही दे देते। अच्छा, पर आप जहाज कहाँ से देते? एक पवन हंस है जम्मू नहीं, कश्मीर के पवन पास है, एक हंस चोट खटारा सा वो आप है। श्रीनगर यहाँ उड़ते हो जब दिल्ली में, तो नीचे देखो किराए वाले जहाज बीसीओ खड़े रहते हैं, अच्छा इमीडिएटली मिलता है। भास्कर का है, बहुत कंपनियों के जहाज हैं। अच्छा, एक सर। मैं तो वहां पे जब बच्चों के इम्तहान होते थे और बर्फ पड़ जाती थी, तो जम्मू के बच्चों को श्रीनगर आने के लिए, श्रीनगर के बच्चों को जम्मू जाने के लिए प्लेन मुहैया कराता था। अच्छा, ऐसा भी था। हम्म। बच्चों से याद आया, आपका मैसेज क्या है सर यूथ के लिए? यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि उनको देश के बारे में सोचना चाहिए और करियरिस्ट नहीं बनना चाहिए, और जो इश्यूज हैं उन पर लड़ने की आदत डालनी चाहिए। चाहे वक्त कितना ही जुल्म क्यों ना ढा रहा हो, चाहे वक्त कितना ही जुल्म नहीं, क्यों ना ढा वक्त रहा हो, कैसे या जुल्म कितना ढाएगा? हार्ड इफ दे हार्ड। आर यूनाइटेड एंड दे आर फाइटिंग, दे विल विन। अच्छा, ये है। तो हाँ, और किस हो गया, ठीक, और थैंक सर यू। एक एक दो क्वेश्चन, एक बड़ा कैंडिड है कि आपने अपने बेटे को बताया कि मैंने ये कर दिया है, ये पुलवामा वगैरह पे बोल दिया, तो उन्होंने कहा नहीं कि पापा यार क्या कर रहे हो ये? मैं अपने बेटे को डालता ही नहीं किसी चीज में, अच्छा, आज आप तक। बात मैं नहीं करते घर करता में? हूँ, पर और इश्यूज पे करता हूँ। इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हाँ हाँ, ग्राफिक आर्टिस्ट है ना वो, तो उन्होंने बड़े अच्छे लोगो भी बनाए हैं। बीरा का लोगो बनाया बीरा है। का लोगो उसी आपने का टेस्ट करी बनाया। बीरा? मैं तो पीता नहीं अच्छा, आप पीते नहीं हो। मैंने पर देखा वो वो लोगों से बिकी बहुत, हाँ जी। लोगों की वजह से बहुत बिकी बीरा। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लोगो है उसका, वो ऐसे मंकी करके का ऊपर। जो है, हाँ, हाँ, वो जो मंकी का जो लोगो है। तो जब बेटे से बात होती है जैसे। उसको मैंने कभी किसी नेता से नहीं मिलवाया, हम्म। और स्ट्रिक्टली वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और आई डोंट वांट टू ड्रैग हिम इनटू इट। पर वो एक चिंता तो रहती है कि आपको वो बोलते तो होंगे कि इतना मतलब फ्रंट में आपके फॉरवर्ड आप। आप एक बात बताओ, जब मैं लड़ रहा हूं तो मेरा बेटा कैसे कायर हो जाएगा? वो तो मुझे कहेगा ये कि तो फिर ठीक है। बिल्कुल जाटो वाली हाँ, बात और है। क्या। और सबसे बढ़िया गवर्नरशिप कौन सी जगह की लगी आपको? बिहार या नहीं, जम्मू? सारी लगी कोई ऐसी। नहीं, कोई कोई एक पर्टिकुलर अगर रखा जाए कि यहाँ पे मतलब मेरे को काम करने में काफी मजा आया, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा, या यहाँ पे बहुत हार्ड काम करना पड़ा, या इस तरीके से? तो कश्मीर की लगी, काम करने का मौका तो कश्मीर में और बिहार में मिला। बिहार में मैंने एजुकेशन पे बहुत काम किया। अच्छा वहाँ बीएड का जो था, बीएड के 110 कॉलेज थे नेताओं के, अच्छा। जिनमें कोई फैकल्टी नहीं होती थी। हम्म। जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाइए तो पड़ोस के कॉलेज की फैकल्टी को खड़ी कर देते थे, हम्म। पैसे लेते थे दाखिले के, फिर नकल कराने के पैसे लेते थे, और आम आदमी का बेटा तो कभी उनमें दाखिल ही नहीं हो सकता था। तो मैंने सेंट्रलाइज्ड इम्तहान करा दिया, अच्छा, सेंट्रल है। और उसके बाद से फिर आम लोगों के बच्चे बहुत ये आए, सब सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डांटा कि ये एक सुधारने वाला कदम ले रहा है गवर्नर, तो तुम कोर्ट में आओगे। इनका फेंक दिया कागज, और वो हुआ, और सक्सेसफुली हुआ। 4 दिन में रिजल्ट दे दिया हमने उसका। अच्छा हाँ, बहुत अच्छे वीसी थे जिनको मैंने इंचार्ज बनाया था। फिर मैंने उनको वहाँ इसमें माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसमें बनाया वीसी। अच्छा, वहां पे सिन्हा साहब हैं, वो डोल्फिन मैन कहते हैं उनको, डोल्फिन पे अथॉरिटी है। अच्छा, डॉल्फिन डॉल्फिन में। बाकी सर, जम्मू कश्मीर में जब आप रहे तो आप विजिट करते थे अलग अलग जगह, अनंतनाग वगैरह, या कोई जैसे ये बनिहाल से तो जाते ही हैं, बारापुला और इस तरह पे देखिए, जाते थे मैंने अलग अलग एज ए जगह? टूरिस्ट नहीं किया, एज ए क्योंकि टूरिस्ट नहीं? हाँ, जो मेरी ड्यूटी, कहीं कोई फंक्शंस होते थे सब जगह जाता था। हम्म दूसरे, मुझे जनरल रणवीर सिंह जो थे आर्मी वाले, हम्म यहाँ के नदन कमान के, उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान से 2 एक्सपर्ट आए हुए हैं आईडी, तो आप सड़क से ना चलें। हम्म तो जहाँ हेलीकॉप्टर से जा सकता था वहीं जाता था। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर से जाते थे?
ये जो है आपके इसमें है, क्या बोलते हैं, लद्दाख में सारी नुब्रा वैली मैंने कार से घूमी है, क्योंकि वहाँ कोई रिस्क नहीं था। नहीं, नुब्रा वैली काफी खूबसूरत है। हाँ, मैं घूमा हूँ उसमें पूरा कार से। अच्छा अच्छा। वहाँ एक फोयर करके एक एयरपोर्ट है, उसका लेह में जो है वो एयरफोर्स का नहीं, लेह में तो प्रॉपर एयरपोर्ट है। अच्छा, एयरपोर्ट ये है, हाँ, और उसमें है नुब्रा वैली में। अच्छा, नुब्रा। उससे उतर के फिर कार से मैं 200-300 किलोमीटर ट्रेवल किया। अच्छा। और मैं जाने वाला था इस लेक पे भी, पर वहाँ मुझे एक अफसर ने अच्छा सजेस्ट किया। उसने कहा, सर आप हेड ऑफ द स्टेट हैं और आप इसको, ये कंट्रोवर्शियल है और ये डिप्लोमेटिक इशू बन जाएगा, आप मत जाइए। अच्छा, इसलिए आप वो क्या संग क्या है वो, उसका नाम लेक का मैं भूल गया। हाँ, लेक है, मशहूर है उसका नाम, हाँ, बड़ी लेक खूबसूरत, मैं गया हूँ, उसका नाम ही प्योंग लेक हाँ, प्योंगयांग है या इस तरीके से करके है। तो ये रहा। बाकी सर आप एक बात बताओ कि आप, इतनी सिक्योरिटी आपके पास थी और अभी एक बंदा आपके पास है सिर्फ, तो इतनी सिक्योरिटी रखते कहाँ थी? यहाँ तो जगह ही नहीं है। यहाँ कहाँ रखता था, तो वहाँ रखता था। उसके बाद भी काफी यहाँ नहीं, आए यहाँ तब। अगर हो तो बाहर टेंट लग जाते हैं। अच्छा, बाहर टेंट लग जाते हैं, वो वहां पे रहते हैं। तो उस तरीके से तो आपको मतलब ये लगता था कि अब सही सिक्योर फील हो रहा है या ऐसा कुछ है? देखो, मुझे तो कभी इनसिक्योर फील हुआ ना सिक्योर फील हुआ, अच्छा क्योंकि मुझे मारने के भी स्टेक्स हैं, अच्छा तो आसानी से कोई इस काम को करेगा नहीं। अच्छा अच्छा यही मरवा सकते हैं, अच्छा पर इनको भी हाँ पता है कि मरवाने के कितने खतरे हैं। हम हाँ सर जैसे बोफोर्स स्कैम जो हुआ था 1987 में, तो आपने खुलकर सरकार की खिलाफत की थी पूरे देश में। तो सर जैसे आज एक वही टाइम आ रहा है कि आपको एक सरकार की खिलाफत करते दिख रहे हो, तो जैसे जो अब चुनाव आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जब राजस्थान हो गया, तो उसमें आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि देखिए, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, खुद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जहां मुझे बुलाएंगे अपोजिशन के लोग, मैं उनकी मदद में जाऊंगा। तो आप एज में इंटरेस्ट? हाँ। अरुण। सर जैसे आपने मतलब जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, तब आपने कहा था कि मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री थे। देखो, अब जब वहां बाढ़ आई तो ही इमीडिएटली रश टू दैट प्लेस, पर इनके भी एटीट्यूड में बाद में चेंज आया। तो जैसे आप बता रहे हैं कि उनके एटीट्यूड में बाद में चेंज आ गया, तो सर आपने इतना लंबा दौर देखा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रधानमंत्री आज तक देश के लिए सबसे अच्छा रहा? देखो, तो सभी अच्छे रहे, अच्छे तो मोदी जी भी रहे हैं, सभी सर को दे दो, मैं दे दूं। कोई तुलनात्मक अध्ययन ठीक नहीं है। जैसे आपने तुलनात्मक किया जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से अगर देश के लिए आप देश नहीं सर, आप अपना ओपिनियन तो बता ही सकते हैं, इसमें नहीं बताएंगे? सबसे अच्छे तो लाल बहादुर थे। और चौधरी साहब? चरण सिंह जी थे, पर उनका एक विजन फार्मर्स और एग्रीकल्चर की तरफ लिमिटेड था। जैसे पंडित नेहरू का डेवलपमेंट के लिए था, उस तरह का नहीं। आप मिले हो पंडित नेहरू से? पंडित नेहरू से नहीं मिला। तो उस वक्त क्या किससे आप सुनते थे नेहरू साहब के, कि किस तरीके का व्यक्तित्व थे वो तो कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व था। अच्छा, तो जब नेहरू की बात होती है, गांधी की बात होती है, तो आजकल गोडसे वगैरह का चलन मतलब प्रमोट कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं उनको। गांधी से क्या मुकाबला, गांधी के तो पैरों में धूल भी नहीं, गोडसे और ये सब लोग। अभी मैं वो देख रहा था, एक कुमार विश्वास एक प्रोग्राम में कह रहा था कि गांधी जब गए हैं गोलमेज में, तो राजा ने बुला लिए मिलने के लिए, तो हिदायत हुई कि सूट पहन के आना है। गांधी ऐसे ही पहुंच गए, तो खैर राजा मिले, इनके घुटनों की तरफ देखते रहे और बोले कि आपके कपड़े कहाँ गए? गांधी जी ने कहा, भाई वो तो सब तुमने चुरा लिए। तो गांधी में ये हौसला था। हाँ, उन्होंने ये भी कहा, साथ में कहा कि जो राजा होगा वो इनफ कपड़े पहने हुए होगा। हाँ, हमारे हिस्से के कपड़े आप पहने हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक, जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि हम बड़े ट्रांजिटरी फेज में हैं डेमोक्रेसी के, थोड़े दिन बाद काफी चीजें सही होंगी, थोड़े दिन बाद लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, फिर सारा धर्म के ऊपर से और इन सब चीजों के इन ऊपर पे नहीं आना चाहिए, ऊपर होके हम वोट डालेंगे। तो जो वोटिंग होता है वो अभी भी इमोशनल थिंग है इस देश में। देखिए वो लॉजिकल कब होएगा? अब भगवान जाने वही कब होगा, तो डिपेंड करेगा लोगों के ऊपर, लेकिन इस पे डालना नहीं चाहिए।
और इस चुनाव में ये एहतियात रखनी चाहिए कि कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं खड़े किए जाते हैं इमोशनल जो लोगों को मिसलीड करें। पर वही बात है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसा है नहीं। तो जो जिसको थोड़ा बहुत अगर लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ वो तो करेंगे, अपनी कोशिश से करते हैं वो सब। तो करेंगे, पर हमको तो अलर्ट रहना चाहिए ना, उनके उसमें ना पड़े। अच्छा, आप फिल्में वगैरह देखते हैं आजकल? नहीं, फिल्में वगैरह मैं आजकल देखता हूँ साउथ इंडियन। अच्छा, साउथ। उनमें अश्लीलता बहुत कम होती, मारकाट खूब सारी होती है। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो पूरा मारकाट वाला आप? नहीं नहीं, वो अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, साउथ इंडियन। उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। साउथ इंडियन फिल्मों में उनके घर दिखाएंगे, उसमें आंगन होगा, हाँ। सारी औरतें प्रॉपर्ली डेक्ड अप, फूल वूल लगाए और खाना बना रही हैं। तो वो डिफरेंट कल्चर है। आपको याद आता है गांव का वो पुराना आंगन? मैं तो जाता हूँ गांव में, मेरे 250 साल पुरानी हवेली है हमारी। अच्छा। राणा जी, अरे हमारी हवेली का फोटो तुम्हारे फोन में है क्या? मनोज पता नहीं दिखाता ही नहीं है। अच्छा, तो आप अच्छा, वो पुरानी हवेली है तो उसकी देख रेख कौन करता? वहां रहते वहाँ हैं? रह रही कई फैमिली, साझे की है वो। जब बनी थी तो 10 फैमिलीज थी उसमें, अब 2-3 फैमिलीज रह रही हैं। पर मैं जाता हूँ उनके यहाँ, चाय पी के आता हूँ। क्योंकि वहाँ 4 कमरे, एक दालान, ये सब अभी मेरे हिस्से में है, एक रसोई। तो उनको साफ वाफ करा के आता हूँ। अच्छा अच्छा, साफ वाफ करा के आते हैं। सर, आप कोई करिश्मेटिक लीडर देखते हैं अभी फ्यूचर के अंदर? पता नहीं साहब क्या होगा। आपकी कोई इमेज होगी आज, आप जानते हैं कुछ जो देश को लीड कर सकते हैं अच्छे से? इस वक्त आपने तारीफ करी राहुल गांधी की। हाँ, राहुल और गांधी। पिछली बार 2018 में आपने उनको आलोचना करी थी कि इनको कुछ नहीं पता, ये वो ये। अब मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, आपने कुछ कहा था, क्रिटिक तो किया मोदी। नेवर। अच्छा। लेकिन ये जो यात्रा की है राहुल ने, एक तो राहुल की जो अटरेंसेस हैं वो रेलेवेंट हैं, आज जो बातें वो बोल रहे हैं, बेरोजगारी की सारी चीजें जो हैं। दूसरे जो यात्रा करी, अब तो मैं ऐसे नेताओं को जानता हूँ जो मेरठ के रहने वाले हैं और दिल्ली से मेरठ हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उसने पैदल यात्रा करी इतनी लंबी, वो उसका रिजॉल्व था। और उसने साबित किया कि लोगों को पैदल चलना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, मुझे कल ही आए थे कोई लोग जम्मू से, वो बता रहे थे कि सारा श्रीनगर बाहर निकल आया था और पड़ती हुई बर्फ में इसने बिना छाता लगाए भाषण दिया वहाँ। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा उनकी इमेज बिल्डअप हुई है। हाँ, इसमें सुधरी है जो भारत जोड़ो। उससे पहले थोड़ा सा तो डोलमोल था सीन। नहीं, गोलमोल क्या, उनसे लोग जो बुलवाते थे वो बोल देते थे, जो गलत था वो ऑन इज अभी ऑन। थोड़ा घिसा है उन्होंने अपने आप को, तो उसके बाद तो परिपक्व हो गए। हाँ, थोड़ी काफी पर बिस्किट तो ले आओ। थोड़ी चमक आई है उनके उसमें। दे दो, एक तो ले लूंगा मैं। थैंक यू। आप मिस करते हो कश्मीर को, या कोई बुलावा कोई आपके दोस्त? बुलावे आते हैं, मैं जाता नहीं क्योंकि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है वहाँ। अच्छा, आपका सिक्योरिटी रिस्क है, तो आप जाएंगे तो मैनेज नहीं होएगा सिक्योरिटी? इनका क्या पता। तो वही वाले जो जाटों में कहते हैं कि मौत से तो बुखार अच्छी। मनोज, आना बेटे। बाकी सर, काफी यूथ जो है वो भी आजकल हरियाणा में जो है, या यूपी में है, या राजस्थान में है, पंजाब, अलग अलग उसमें भी कई लोग हैं, उनका अलग अलग तरीके से रहता है। तो क्या मैसेज आपका उनके लिए? मेरा यही है कि बेटा लड़ो और सारी सिचुएशंस को देखो, और जो तुम्हारे वर्क इंटरेस्ट हैं उनके लिए जो कुर्बानी दे सकते हो दो। अच्छा अच्छा।